तो बेटा शुरुआत करते हैं कि ओपन कार्ट होता क्या है। अब यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल के अंदर आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट तैयार कर रखा है, थियोरेटिकल कंटेंट, क्योंकि पहले हमें थियोरेटिकल कंटेंट से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को अभी तक ये आदत पड़ी हुई है कि यार चीज़ तो प्रैक्टिकल होती है, तो बेटा हर प्रैक्टिकल काम से पहले उसकी थ्योरी होती है। अगर डॉक्टर इलाज कर रहा है जाके किसी का, तो डॉक्टर ने पहले किताबों में ही सारी बातें पढ़ी हैं, तब जाके उसका प्रैक्टिकल करना सीखा है। अगर इंजीनियर जो है या आर्किटेक्चर इंजीनियर जो है वो आज एक बिल्डिंग बना पा रहा है, तो पहले उसने भी थ्योरी पढ़ी है। बिना थ्योरी पढ़े काम नहीं हुआ। तो फिलहाल मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो थ्योरी का हमारा काम है फिलहाल ये आज के लिए मेन रहेगा, लेकिन आफ्टर दिस क्लास इंशाल्लाह हो सका तो इसी क्लास में, हो सका तो बाद में हम अपना प्रैक्टिकल भी कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिकल के रीजंस को भी समझेंगे। ठीक है। अगर हाँ जी, तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे बीच में पूछ सकता है। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें ओपन कार्ट की, तो ओपन कार्ट अपने आप में एक ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है? एक ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है ये। ठीक है। तो इसका जो काम है वो ऐसे ही है जैसे आज की डेट में हम बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स की। अगर आज के ज़माने में किसी इंसान को अपने स्मॉल स्केल लेवल के ऊपर या मिडिल साइज लेवल के ऊपर अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना हो, उसे अपनी गुड्स सर्विसेज को मार्केट में सेल आउट करना हो, तो उसे एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के लिए कई सारे तरीके अवेलेबल होते हैं जिनसे आप अपनी वेबसाइट्स मेकिंग कर सकते हो, यानी आप अपनी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हो। तो जब आप अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करोगे, तो इसमें कई तरीके की चीज़ें अवेलेबल होंगी। यानी एक तो होगी कोड बेस्ड साइट, कोड बेस्ड साइट या वेबसाइट, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी खुद की जो है कोडिंग करवा के एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक CMS प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। क्या? CMS प्लेटफॉर्म यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका मतलब ये हुआ कि आइदर यू कैन यूज़ वर्डप्रेस, either you can use OpenCart, either you can use Shopify, either you can use Magento, और ना जाने इसके अलावा कितने सारे हो सकते हैं ओपन कार्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो कोड बेस्ड साइट का अंदर होता क्या है कि यहाँ पे हर एक काम को करने के लिए आपने किसी न किसी डेवलपर को हायर किया होता है, जो सारी कामों को कोडिंग के द्वारा करता है, जिसके लिए वो शायद जावा स्क्रिप्ट, C++, पाइथन, .NET, PHP, ना जाने कितनी चीज़ों का इस्तेमाल खुद से करेगा, और हो सकता है इसके अलावा और भी टूल्स को, बने बनाए टूल्स को डाउनलोड करके उन्हें यूज़ करे। वहीं CMS प्लेटफॉर्म जो होते हैं, CMS की फुल फॉर्म आप सबको पता होगी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये CMS की फुल फॉर्म होती है। तो CMS की फुल फॉर्म का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा टूल जो हमें फैसिलिटी देता है हमारे लिए, या तो एक ब्लॉगिंग साइट बनाने की, एक बिजनेस साइट को बनाने की, या फिर एक ई कॉमर्स साइट को पब्लिश करने की, लेस कोडिंग स्किल्स की बेसिस पे। यानी अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास स्किल्स बहुत कम है कोडिंग के, वो कोडिंग को बखूबी नहीं जानता, थोड़े बहुत हाथ पैर हिला सकता है, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है, बट ओवरऑल के बारे में नहीं जानता, तो फिर इन दैट केस होगा क्या? इन दैट केस ये होगा कि वो CMS को ऑप्ट करेगा। अब CMS को ऑप्ट करते वक्त वो ऑप्ट कर सकता है किसको? वर्डप्रेस को। ऑप्ट कर सकता है किसको? ओपन कार्ट को। या फिर ऑप्ट कर सकता है किसको? शॉपिफाई, मजेंटो को। जहां तक वर्डप्रेस का नाम सुनने में आता रहता है लोगों के, वर्डप्रेस जो होता है बेस्ट नॉन है, बेस्ट नॉन फॉर ब्लॉगिंग। यानी अगर आपको वर्डप्रेस यूज करना है तो ये करिए यूज ब्लॉगिंग साइट बनाने के लिए, एक ऐसी साइट जो आपके लिए आपका ऑनलाइन न्यूज़पेपर हो सकता है। दैट मीन्स आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे अपने नए नए आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं ताकि लोग उसको पढ़कर अवेल ले सकें। या फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो किसी तरह की बिजनेस साइट को बनाने के लिए, या फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो फिर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए, जो टक्कर दे सकता है या बहुत नियर बाय हो सकता है किसी ऑनलाइन स्टोर के, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे फिर वो आपका फ्लिपकार्ट हो या स्नैपडील हो। बट डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने हद तक जाके कामों को अंजाम देते हैं। वहीं ओपन कार्ट के बारे में अगर बात की जाए तो इसके बारे में बात की जाएगी कि बेस्ट नॉन फॉर
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, व्हाट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है बच्चों, सर गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। वहीं अगर आप बात करो शॉपिफाई की, तो शॉपिफाई के बारे में भाई मैं यही बात लिखूंगा कि शॉपिफाई भी इसी काम को करता है। और इवन मजेंटो के बारे में बात की जाए तो मजेंटो में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी होता है, मजेंटो के द्वारा ब्लॉगिंग साइट भी बनाई जाती है। यानी मजेंटो और वर्डप्रेस को आप सिमिलर वे में काइंड ऑफ वो कर सकते हो, मैच कर सकते हो। लेकिन अगर केवल ब्लॉगिंग करनी है तो वर्डप्रेस इज बेस्ट। अगर आपको ई कॉमर्स बनाना है तो वर्डप्रेस भी अच्छा है, ओपन कार्ड भी अच्छा है, शॉपिफाई भी अच्छा है, मजेंटो। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि हर एक सीएमएस आपको क्या फायदे या क्या नुकसान प्रोवाइड करता है और कैसे उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। जब तक आपको इंप्लीमेंटेशन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको इनके बारे में बेहतर नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो बिकॉज क्योंकि हमारा टॉपिक बेटा ओपन कार्ड है, तो हम ओपन कार्ड के बिहाफ पे आज अपने डिस्कशंस को करेंगे। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे अगर हम ओपन कार्ड की डेफिनेशन के बारे में पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाईली कस्टमाइजेबल ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विद नो मंथली फीस। यानी यहाँ पे दो अल्फाज जुड़े हुए हैं, दो शब्द जुड़े हुए हैं। पहला शब्द जुड़ा हुआ है कि ओपन सोर्स है, दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ये बात तो क्लियर हो गई कि ओपन कार्ड का इस्तेमाल शॉपिंग साइट्स को क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है। और ओपन सोर्स से ये बात पता लग रही है कि भाई अगर ये प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के लिए हमें या तो कीमत ही नहीं देनी, यानी हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से इस्तेमाल करना है, या फिर इसकी जो नॉर्मल चार्जेस मंथली इसको यूज़ करने के लिए हमें पे करने पड़ेंगे वो बहुत ही नॉमिनल होंगे एज़ कम्पेयर टू ए पूरी वेबसाइट को बनवाने की कोडिंग के आधार पे या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म के आधार पे। तो यानी कि अगर आप इस पर 1000 रुपये भी खर्च करते हो मिनिमम में, अगर 1000 रुपये भी कॉस्टिंग किसी तरह की देते हो तो वो इनफ है आपके लिए। अदरवाइज शुरुआत में जितनी भी चीज़ आप कर रहे हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की बेसिस पे कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इट हैज़ अ रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेटर डैशबोर्ड। अब रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेटर डैशबोर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर आप सीएमएस यूज़ कर रहे हैं ओपन कार्ड जैसा, तो ओपन कार्ड आपको एक डैशबोर्ड देता है। डैशबोर्ड का मतलब लाइक जैसे मेन्यू ऑप्शन, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एमएस वर्ड ओपन कर रहा हूँ तो एमएस वर्ड में ऊपर होम का, इंसर्ट का, ड्रॉ का, डिज़ाइन के ऑप्शन है जिसकी मदद से मैं अपनी फाइल के अंदर जो चेंजेस करना चाहता हूँ वो कर लूँगा। अगर मुझे अपने पेज में इमेज इंसर्ट करनी है तो भाई इंसर्ट टैब में जाऊंगा, यहाँ पे पिक्चर ले लूँगा, शेप ले लूँगा, चार्ट ले लूँगा, स्मार्ट आर्ट ले लूँगा, हाइपर लिंक इंसर्ट कर लूँगा। तो ये चीज़ें मैं यहाँ से कर पा रहा हूँ। तो इसी तरह से ओपन कार्ड के अंदर जब आपको अपनी वेबसाइट मैनेज करनी होगी, प्रोडक्ट मैनेज करने होंगे, डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह जैसी चीज़ों को मैनेज करना होगा, तो वहाँ पर हमें मिलेगा एक डैशबोर्ड। जिस डैशबोर्ड को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटर की होगी, द ओनर ऑफ द वेबसाइट, द ओनर ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके हमें एक बात पता लग रही है, वो बात ये पता लग रही है कि ओपन कार्ड ऑल्सो हैज़ मल्टी स्टोर सपोर्ट्स। तो मल्टी स्टोर सपोर्ट्स का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से एक दुकानदार पहले अपना बिजनेस शुरू करता है किसी एक जगह पे और धीरे धीरे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मल्टीपल लोकेशंस पे अपने और स्टोर्स को ओपन कर लेता है। तो ओनर तो सबका एक ही है, लेकिन उसके जो स्टोर्स है वो अलग अलग जगह पे क्या हो रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं। अब हो सकता है दुकान का नाम सबका एक हो, लेकिन दुकान के अंदर इंटीरियर, साइज, कस्टमर्स और जो सेल्स पर्सन हैं वो सारे क्या हो सकते हैं, अलग अलग। तो इसका मतलब ये है कि ओपन कार्ड के द्वारा आप एक डैशबोर्ड की मदद से या एक ओपन कार्ड के मदद से मल्टीपल साइट्स को या मल्टीपल स्टोर्स को रन कर सकते हो, मल्टीपल स्टोर्स बना सकते हो। क्या आपने अपना एक स्टोर बनाया था पहले किस चीज़ का, क्या कहते हैं लाइक ड्रेसेस वगैरह का, दूसरा आपने बना दिया किस चीज़ का, सैंडल्स शूज़ वगैरह का, तीसरा आपने बना दिया किस चीज़ का, लेंसेज का या फ्रेम्स का। तो आपके मल्टीपल स्टोर्स यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं। ओके, देन इसके अलावा हम इसमें बहुत इजीली अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग नई नई तरह की इंफॉर्मेशन को प्लेस आउट कर सकते हैं, उन पे ऑफर जनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि इट हैज़ मोर देन 1300 मॉड्यूल्स। इट हैज़ मोर देन 1300 मॉड्यूल्स एंड थीम्स। अब ओपन कार्ड पढ़ते वक्त बच्चों आप लोगों को यहाँ पे एक शब्द से फेस होना पड़ेगा, जो शब्द है मॉड्यूल्स।
मॉड्यूल शब्द ओपन कार्ट में इस बात को रिप्रेजेंट करता है फीचर्स को। यानी अगर आपको अपने ओपन कार्ट के अंदर अपने स्टोर के अंदर किसी तरह के फीचर को इनेबल करना है तो ओपन कार्ट आपको कुछ फ्री और कुछ पेड मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है, यानी फीचर्स प्रोवाइड करता है जिनको ऐड करने से आप बहुत इजीली अपनी वेबसाइट में नई फंक्शनलिटी ला सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे हम देखते हैं अमेजोन के ऊपर पेमेंट गेटवेज होते हैं। पेमेंट गेटवेज मतलब जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं अमेजोन पे ऑनलाइन पेमेंट। लाइक वहाँ पे क्यूआर का ऑप्शन आ गया, हमने क्यूआर का ऑप्शन पे क्लिक करा और हमने गूगल पे से पेटीएम से क्या कर दी, पेमेंट कर दी। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैंने जो अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया है ओपन कार्ट से, अगर उस ओपन कार्ट के स्टोर पे भी मेरे पास एक पेमेंट का ऑप्शन हो जिसके ज़रिए से पेमेंट की जाए तो बंदे को वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी, बाय चेक और बाय ऑनलाइन पेमेंट यानी यूपीआई वगैरह की मदद से क्या किया जा सके, पेमेंट की जा सके, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको वहाँ पे एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा या एक मॉड्यूल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, मॉड्यूल। ठीक है, ओके गाइज। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ओपन कार्ट के बारे में, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेज को लेकर कि ओपन कार्ट के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ओपन कार्ट के एडवांटेज के बारे में जान लें तो यहाँ पे बस बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है कि ये हाईली कस्टमाइजेबल है, यानी इसमें बहुत ईजिली क्या किए जा सकते हैं, चेंजेस किए जा सकते हैं। प्लेंटी ऑफ इंटीग्रेशन है, प्लेंटी ऑफ इंटीग्रेशन मतलब इसमें नए से नए फीचर्स को जोड़ा जा सकता है। तीसरी बात यह कि द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज फ्री, यानी जो ओपन कार्ट के डेवलपर्स हैं या उसकी जो कम्युनिटी है वो ओपन कार्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट सेल आउट करती है एट इट्स बेसिक फीचर्स। ये ध्यान रखिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हमें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात भी समझनी पड़ेगी कि जो फीचर्स हमें मिलेंगे वो बेसिक लेवल्स के होंगे, थोड़े मिड लेवल के भी हो सकते हैं, लेकिन हाईली फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए माइट बी यू हैव टू पे, या फिर अगर आप पूरे के पूरे ओपन कार्ट को ही फ्रीली इंस्टॉल करते हो तो फिर जो थीम्स होती हैं या मॉड्यूल्स होते हैं यू हैव टू पे फॉर दैट, आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, डू नॉट कम विद लार्ज ऑन गोइंग डेवलपमेंट कॉस्ट, यानी अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके अंदर कोई जो है बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट कॉस्ट शामिल नहीं है, बहुत बड़े इसमें रिक्वायरमेंट पैसों की नहीं पड़ती है वगैरह वगैरह। और अगर हम यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस में आए तो डिसएडवांटेज में यहाँ पे लिखा हुआ नॉट ऑलवेज ईजी टू कस्टमाइज, यानी हाईली कस्टमाइज। देखो ऊपर एडवांटेज में दे रखा है लेकिन नीचे भी कह रहा है कि नॉट ऑलवेज इज ईजी टू कस्टमाइज। दैट मीन्स कि हर एक काम को करना इतना आसान नहीं है जितना आसान बाकी अदर फीचर्स हैं। दूसरी बात, लिमिटेड बिल्ट इन मार्केटिंग फीचर्स, यानी जो इसमें पहले से मार्केटिंग फीचर्स मिलते हैं। मार्केटिंग में करने का मतलब जैसे आपने प्रोडक्ट डाला, प्रोडक्ट के लिए आपको कस्टमर अरेंज करने हैं, प्रोडक्ट के लिए आपको ऑफर्स अरेंज करने हैं, प्रोडक्ट के लिए आपको डिस्काउंट अरेंज करना है, प्रोडक्ट के लिए आपको कूपन्स अरेंज करने हैं, ये सारे फीचर्स मिलते तो हैं लेकिन इनकी लिमिटेड फीचर, इनकी लिमिटेड ही बाउंडेशंस आपको मिलेगी, यानी आप बहुत इजीली इसमें कस्टमाइजेशन या बहुत इजीली आप इसके अंदर या बहुत हाई लेवल पे आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। और अगर आपको कस्टमाइजेशन करना है तो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट इट्स मॉड्यूल। दूसरा लिखा हुआ है नॉट द फास्टेस्ट सॉल्यूशंस। अब इस लाइन का मीनिंग यहाँ पे दो तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन अभी जो मैं आपको इसका मीनिंग बता रहा हूँ वो क्या है, इसका मीनिंग यहाँ पे ये बनता है कि जो हमारा ओपन कार्ट है उसके अंदर अभी उसकी कम्युनिटी इनहेंस हो रही है, यानी जिन लोगों ने ये ओपन कार्ट बनाया है द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, वो कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी तो है, लेकिन अभी ओपन कार्ट के अंदर कई तरह के कुछ ऐसे इश्यूज ज़रूर हैं जिनके सभी के सॉल्यूशन अभी राइट नाउ प्रोवाइडेड नहीं होते। और अगर आपको प्रोवाइड करना है तो कहीं ना कहीं आपको फिर इसकी एक पेमेंट करनी पड़ती है ऑफिशियल लेवल के ऊपर, यानी फ्री में हर चीज़ मुमकिन नहीं होती, जैसे इस दुनिया में मौजूद है वैसे यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा सेल्फ होस्टेड नेचर मीन्स यू विल बी चार्ज ऑफ होस्टिंग डेवलपमेंट मेंटेनेंस। जब आप ये वाली लाइन पढ़ते हो गाइज, जब आप ये वाली लाइन पढ़ते हो, इस लाइन का एक मीनिंग है कि ओपन कार्ट को आपको खुद से ही क्या करना पड़ता है, होस्ट करना पड़ता है। तो होस्ट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक लाइव होस्टिंग करना चाहते हो तो आपको पहले होस्टिंग चार्जेस खरीदने पड़ेंगे, यानी एक ओपन कार्ट की वेबसाइट अगर मुझे लाइव करनी है, क्या करनी है, if I want to create an online website with the help of open cart,
तो भाई चलो मेरे पास ओपन कार्ट का सेटअप है, ओपन कार्ट सेटअप है मेरे पास। चलो दूसरी चीज़ मुझे क्या चाहिए, दूसरी चीज़ ये है कि मुझे अब परचेस करना पड़ेगा एक डोमेन नेम। जैसे कि डोमेन नेम में मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया सलमान ट्रैवो ब्लॉग्स .xyz। सपोज ये मेरा डोमेन नेम है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इस डोमेन नेम को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, ब्राउज़र में आके इस नाम को कॉपी करके लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा अपना ब्लॉग ओपन हो जाएगा, जिसका नाम मैंने रखा है सलमान ट्रैवल ब्लॉग्स। ये मेरा अपना ब्लॉग है जो मैंने अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाया है, यानी बच्चों को कुछ वर्क करने के लिए बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी आपको इमेज डिस्प्ले हो रही होगी, यहाँ लिखा आ रहा है मोहम्मद सलमान दिल्ली वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें। तो दैट मीन्स ये जो है नाम क्या है, सलमान ट्रैवल ब्लॉग .xyz, ये एक डोमेन नेम है। तो आप अगर एक अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाहते हो तो आपको भी इस तरह का एक डोमेन क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन परचेज करना पड़ेगा डोमेन रजिस्ट्रार से। और उसको परचेज करने के लिए आपको जाना पड़ सकता है किसके पास, GoDaddy के पास, या फिर किसके पास जाना पड़ सकता है, ब्लू होस्ट के पास, या फिर किसके पास जाना पड़ सकता है, होस्टिंगर के पास, ये कंपनीज के नाम है, या फिर होस्ट गेटर के पास। तो ऐसी अदर अदर कंपनीज हो सकती हैं जिनके पास जाके आपको अपना डोमेन परचेस करना पड़े। तीसरी बात, अब आपको लेनी पड़ेगी या खरीदनी पड़ेगी होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब क्या हुआ, होस्टिंग का मतलब हुआ रेंटेड अ स्पेस ऑन सर्वर, दैट इज द मीनिंग ऑफ होस्टिंग। आपकी वेबसाइट अगर आपने अपने कंप्यूटर पे बना भी ली तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर से किसी को भी अपनी वेबसाइट शो नहीं करा सकते, उस पर कोई लाइव काम नहीं करवा सकते। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे लाइव रिएक्शंस चाहिए तो उन लाइव रिएक्शंस के लिए आपको पहले किसी सर्वर से, यानी GoDaddy के पास जाके या ब्लू होस्ट के पास या होस्टिंग के पास जाके क्या करनी पड़ेगी, होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। एंड उस परचेजिंग के लिए यू हैव टू पे फॉर दैट। लेकिन ओपन कार्ड को आपको कोई पे नहीं करना, पेमेंट किसको करनी पड़ेगी, इन कंपनीज को। किस चीज़ के लिए, होस्टिंग के लिए भी और डोमेन के लिए भी। जब आप इन कंपनीज को पेमेंट करोगे तो वहाँ पे आपको डोमेन मिल जाएगा, होस्टिंग मिल जाएगा, देन यू कैन इंस्टॉल योर ओपन कार्ड सेटअप। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ होस्टेड। ओके, तो बेटा अब यहाँ पे रीजंस मेंशन है किस चीज़ के, ओपन कार्ड को इस्तेमाल करने के रीजन, जिसमें सबसे पहले लिखा है कि ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स होने से हमें मिल जाता है फ्री, क्योंकि इसको बनाने वाली कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है या ग्रुप ऑफ यूजर्स हैं, ग्रुप ऑफ डेवलपर्स हैं, जो मिलकर एक नए प्लेटफॉर्म को दुनिया के सामने, दूसरे लोगों के सामने लाना चाहते हैं, दुनिया के कामों को आसान बनाने के लिए। दूसरा ये सेल्फ होस्टेड है, यानी ऐसा नहीं है कि बस आपने क्लिक करा और हो गया, कुछ चीज़ें आपको खुद सेट करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों के लिए आपको खुद अपने सर्वर में या अपने सिस्टम में चेंजेस करने पड़ेंगे। तीसरा, लार्ज मार्केट प्लेस ऑफ थीम्स प्लगइन्स एंड गेटवेज एंड मोर, यानी ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किस चीज़ के लिए, थीम्स के लिए, प्लगइन्स के लिए। थीम्स का काम क्या होता है, आपके लुक को चेंज करना, यानी आपका अभी जैसे होता है ना फ़ोन में डार्क मोड, लाइट मोड, तो ये डार्क मोड लाइट मोड आपका थीम होती है। जब अपने फ़ोन के अंदर किसी ऐप में डार्क मोड करते हो तो आप देखते हो उसके ऑटोमेटिक जो है जो दिखाई देने का बिहेवियर था वो चेंज हो गया। तो वो काम किससे होता है, यहाँ पे थीम से होता है। प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स का मतलब होता है एडिशनल फंक्शनैलिटी, यानी अगर आप ओपन कार्ट में कोई ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हो जो ओपन कार्ट में डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली अवेलेबल है, तो इनडायरेक्टली अवेलेबल वो केवल किससे होगी, प्लगइन से होगी। किससे होगी, प्लगइन से। दूसरा यहाँ पे एक अल्फाज दे रखा है गेटवेज। गेटवेज का मतलब यहाँ पे दो तरीकों से डिफाइन किया जाता है। गेटवेज का मतलब पहला यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि आप अपनी ओपन कार्ट की साइट को रिलेट कराते हो किसी अदर प्लेटफॉर्म से, किसी अदर टूल से या सर्विस से। या फिर गेटवे का यहाँ पे दूसरा मीनिंग ये होता है कि यू कैन ऐड योर मनी ऑप्शंस लाइक योर पेमेंट ऑप्शंस, कि जैसे आज अमेजोन पे जाने पे वहाँ पे हमें कैश ऑन डिलीवरी मिलता है, चेक का ऑप्शन भी मिलता है, हमें वहाँ पे QR स्कैन का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे हमें UPI का ऑप्शन मिलता है। इस तरह के अलग अलग ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं और इसके लिए आपको यहाँ पे गेटवेज का ऑप्शन मिलता है। तीसरा, कम्युनिटी एंड डेडिकेटेड सपोर्ट्स,
यानी इसकी कम्युनिटी जो है वो टाइम टू टाइम ड्रॉप होती जा रही है और टाइम टू टाइम वो जितनी भी प्रॉब्लम फेस आउट कर रहे हैं उसके यूज़र्स, उसके डेवलपर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव लोग वो उनके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में लगे रहते हैं। क्योंकि देखो भाई, टेक्नोलॉजी चेंज होती ही रहती है, हर चीज़ में डेवलपमेंट होती रहती है, तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी बेसिस पे बंदे को ओपन कार्ड क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये रीज़न आप पे कितने एप्लीकेबल होते हैं वो आपकी मर्जी है। यानी मेरा बताने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे यूज़ करो ही करो, बट मेरा बताने का मतलब ये कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ होता है। अब आते हैं नीचे ज़रा, और नीचे आके यहाँ पे हाँ जी, अब सबसे पहले बात करते हैं इस बात के लिए कि अगर हमें ओपन कार्ड यूज़ करना हो तो ओपन कार्ड यूज़ करने के वे आउट्स क्या होंगे। तो भाई देखो, पहली बात समझ लो, ओपन कार्ड प्लेटफॉर्म को अगर आपको यूज़ करना है तो दो मोड्स हैं। देयर आर टू मोड्स अवेलेबल टू यूज़ ओपन कार्ड्स, टू यूज़ ओपन कार्ड। पहला है ऑनलाइन मोड, दूसरा है ऑफलाइन मोड। तो जो ऑनलाइन मोड है जिसमें आपकी ओपन कार्ड की साइट बिल्कुल लाइव हो जाएगी, वो तरीका जिसके लिए मैंने आपको ऊपर स्टेप्स बताया कि एक ओपन कार्ड का सेटअप चाहिए, एक डोमेन नेम चाहिए और एक क्या चाहिए, होस्टिंग चाहिए। लेकिन जो हमारा ऑफलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड के लिए आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ऑफलाइन मोड का मतलब कि आप अभी टेस्टिंग करना चाहते हैं, आप अपना स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, आप अपनी वेबसाइट को भी ऑनलाइन ना रखें, ऑफलाइन उसे जज करना चाहते हैं कि वो किस हद तक काम कर रहा है, ताकि सारी टेस्टिंग होने के बाद आप उसे लाइव कर सकें, आप उसे मेन ऑनलाइन कर सकें। तो फिर आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो सबसे पहले यहाँ पे रहेगी किसी ऑफलाइन सर्वर की, जिसमें नाम आता है यहाँ पे लाइक वैम सर्वर या फिर जैम सर्वर। ये सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक सर्वर एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, एक सर्वर एनवायरनमेंट। क्योंकि ओपन कार्ड जो है वो हमारे लोकल कंप्यूटर के ऊपर, हमारी लोकल मशीन के ऊपर डायरेक्टली नहीं चल सकता, डायरेक्टली उसकी वेबसाइट ओपन नहीं हो सकती, उसका प्रोजेक्ट नहीं बना सकता, वो चलता है सर्वर पे। तो भाई ऑनलाइन सर्वर लेने का मतलब पेमेंट करना, होस्टिंग लेना। बट ऑफलाइन मोड में आपको क्या करना है, आपको एक सर्वर या तो वैम्प नाम का या फिर जैम्प नाम का सर्वर क्या करना है, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है डाउनलोड करके। तो ये क्या करेगा, क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट इन योर लोकल मशीन। चलो यहाँ पे आप ये मेंशन कर लो, क्रिएट अ वर्चुअल सर्वर, क्रिएट अ वर्चुअल सर्वर एनवायरनमेंट। तो इनकी मदद से आपका कंप्यूटर अपने आप को सर्वर की तरह ट्रीट करेगा। दूसरा आपको चाहिए क्या, ओपन कार्ड का सेटअप। तीसरा आपको क्या करना है, डेटाबेस क्रिएशन करनी है। चौथा आपको क्या करना पड़ेगा, चौथा आपको करना पड़ेगा स्टोरेज डायरेक्टरी को अपडेट करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे से काम है जो हम देखेंगे अभी। तो ये करने के बाद आपका ऑफलाइन मोड पे ओपन कार्ड का जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल हो जाएगा और आप उसके अंदर अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अब सबसे पहला काम ये है कि आपको जाना है नेट पे, और नेट पे जाके आपको यहाँ पे ब्राउजर में लिखना है क्या, डाउनलोड जैम्प सर्वर। और यहाँ पे आपके सामने जैम्प सर्वर की वेबसाइट आ सकती है, तो आप जैम्प सर्वर की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से ये रही वेबसाइट, ये रही लिंक्स। आप अपने सिस्टम की कंपैटिबिलिटी देखिए कि आपके सिस्टम की कंपैटिबिलिटी कौन सी है, और उसके मुताबिक आप यहाँ से अपने जैम सर्वर को डाउनलोड कर लीजिए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको जैम सर्वर नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम में वैम सर्वर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों का काम एक ही जैसा है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं आता वर्किंग के अंदर। और आपको वैम सर्वर नहीं चलाना, जैम सर्वर नहीं चलाना, आपको तो अपना ओपन कार्ड का प्रोजेक्ट चलाना है। तो बस इनकी बेसिक इंस्टॉलेशन होती है।
तो मैं यहाँ पे इनकी बेसिक इंस्टॉलेशन अभी डिस्कस नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने मशीन को अपने सिस्टम में इनको डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने के बाद जब इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपको करना क्या, आपको अपने स्टार्ट में जाना है, स्टार्ट में आके लिखना है लाइक वैम्प। तो गाइस बहुत ध्यान से देखिए, मेरी स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं आप लोग। सर हाँ जी, तो भाई साहब क्या लिखना है आपको, वैम्प सर्वर लिखना है। वैम्प लिख दें केवल तो यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा ये, क्योंकि मेरे सिस्टम में अपने वैम्प सर्वर इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं यहाँ पे वैम्प सर्वर को यहाँ से ओपन कर लूँगा। जब आप वैम्प सर्वर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आता है, आपको उसमें परमिशन को यस करना होता है। और मेरी स्क्रीन के ऊपर 3 से 4 बार ये स्क्रीन जलबुझ होगी, जिसका मतलब ये है कि पीछे बैकएंड के अंदर मेरा वैम्प सर्वर एक्टिवेट हो रहा है। और एक बार जब मेरा वैम्प सर्वर एक्टिवेट हो जाएगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे उस चीज़ को जांचने के लिए कि मेरा वेब सर्वर एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ, मुझे अपने ब्राउज़र पे जाना है। और ब्राउज़र पे जाके क्या टाइप करना है, यहाँ पे लोकल होस्ट। क्या टाइप करना है, लोकल होस्ट। तो जैसे आप लोकल होस्ट टाइप करते हैं और एंटर हिट करते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोसेसिंग के बाद अगर लोकल होस्ट या वेब सर्वर लिखा हुआ आ जाता है पेज के ऊपर, तो समझ जाइए वेब सर्वर आपका प्रॉपरली एक्टिवेट हो चुका है। तो मेरे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है वेब सर्वर, दैट मीन्स लोकल होस्ट काम कर रहा है, वेब सर्वर एक्टिवेटेड है। अब दूसरा आपको काम क्या करना है, दूसरा आपको काम ये करना है कि आपको जाना है किस साइट के ऊपर, आपको टाइप करना है ओपन कार्ड डाउनलोड। ठीक है, आप ओपन कार्ड लिख सकते हैं, opencard.com लिख सकते हैं। तो जैसे आप opencard.com पे जाते हैं तो आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे आप चाहो तो ओपन कार्ड को ऑनलाइन क्रिएट कर ओपन कार्ड से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना सकते हो अपना। उसके लिए रजिस्ट्रेशन लॉगिन वगैरह करना पड़ता है और कुछ डोनेशन चार्जेस यू हैव टू पे। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, वो काम क्या कर सकते हो आप, वो काम ये कर सकते हो आप कि आप यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ अभी है कि द बेस्ट फ्री एंड ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे आपने फ्री डाउनलोड पे क्लिक करा, अब यहाँ पे ही वो आपको होस्टिंग का ऑप्शन दे देगा कि आप A2 होस्टिंग से जाके होस्टिंग ले सकते हैं, या फिर वो कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, होस्टिंग अपना आप लेते रहे ना, आप सीधा यहाँ से क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। तो भाई मुझे क्या करना है, केवल यहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ से डाउनलोडिंग पे इसको लगा दिया, लिखा हुआ कि थैंक यू, और थैंक यू के नीचे लिखा आ रहा है कि आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। हाँ जी बच्चों, तो मेरा वेब सर्वर यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब मुझे करना है क्या है, मुझे करना ये है कि यहाँ पे शो इन फोल्डर में जाना है और यहाँ से अपने इस वेब सर्वर के फोल्डर को कॉपी करना है, जो कि जिप फाइल की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में, जिप फाइल की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे चलते हैं शो इन फोल्डर। तो भाई साहब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये रही आपकी जिप फाइल ओपन कार्ड की। अब आप इसे यहाँ से कट कर लीजिए बस, और कट करने के बाद आप जाइए अपने सिस्टम में सी ड्राइव में। तो मैं यहाँ पे सी ड्राइव में जाऊँगा, और सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो फोल्डर है उस फोल्डर की लोकेशन या नाम है WAMP64। तो मुझे इस WAMP64 में जाना है, और WAMP64 में जाने के बाद मुझे यहाँ पे www फोल्डर के अंदर, किसमें, www फोल्डर के अंदर अपने इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इस जिप फाइल को क्या कर देना है, पेस्ट करना है। तो बेटा मैंने यहाँ पे अपनी फाइल पेस्ट कर दी है, और ऑलरेडी आपको मेरे सिस्टम में मेरी स्क्रीन के ऊपर कई सारी फाइल्स नज़र आ रही होंगी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, एक बार पहले इसे ओपन करते हैं इस जिप फाइल को। तो इस जिप फाइल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है। यहाँ पे अपलोड का फोल्डर है, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे कई तरह की इंफॉर्मेशन पहले से क्रिएटेड है। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि यहाँ पे ये फोल्डर दे रखा है, इस फोल्डर के अंदर से फाइल के अंदर कई तरह की फाइल्स गिवन है, कई तरह की फाइल्स, जिसमें एक फाइल दे रखी है यहाँ पे install.txt नाम की। कौन सी फाइल, install.txt, जिसके अंदर इंस्टॉलिंग के कुछ ऑप्शंस, कुछ फीचर्स यहाँ पे गिवन कर रखे हैं। आपको इसे एक बार चेकआउट करना पड़ सकता है अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट है।
अदरवाइज वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि अगर विंडोज सॉल्यूशंस करना है आप लोगों को। हाँ जी बच्चों, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आपको अपने ओपन कार्ड के प्रोजेक्ट को विंडोज़ में इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपलोड ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स टू योर सर्वर फ्रॉम द अपलोड फोल्डर। दिस कैन बी एनीवेयर इन योर www और www रूट डायरेक्टरी। इसका मीनिंग ये बनता है कि ये जो मेरी फाइल्स हैं, ये सारी जो फाइल्स आपको नजर आ रही हैं ओपन कार्ड के अंदर, ये आपसे कह रहा है कि आप इन सारी फाइलों को या केवल और केवल सिर्फ आप ले सकते हैं कौन सी फाइल, अपलोड फोल्डर के अंदर की सारी फाइल्स को। वो कह रहा है कि इन सारी फाइलों को आप कॉपी कर लो और कॉपी करके आप इन सारी फाइलों को पेस्ट कर दो। क्या कर दो? पेस्ट कर दो। कहाँ पे? आपके कंप्यूटर के अंदर www डायरेक्टरी के अंदर या www रूट डायरेक्टरी के अंदर। यानी हम अगर बात करें तो वेब सर्वर के अंदर फोल्डर होता है जिसका नाम ही होता है www। सब जानते हैं शायद इस बात को। तो उस फोल्डर के अंदर जाकर मैं क्या करूँगा, एक नया फोल्डर बनाऊंगा अपने प्रोजेक्ट का और वहाँ पे इन सारी फाइलों को क्या कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। क्योंकि इसने मुझसे बोला है कि अपलोड ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑफ योर सर्वर टू योर सर्वर फ्रॉम द अपलोड फोल्डर। तो भाई पहला काम जो ये मुझे बता रहा है मुझे वही काम करना है। तो मैं अपने www फोल्डर में आता हूँ। ये मैं आ चुका हूँ अपने www फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट करता हूँ, यानी फोल्डर का नाम क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे रख देता हूँ ओपन कार्ड डेमो 1। और यहाँ पर आके मैं अपनी सारी फाइलों को पेस्ट कर देता हूँ जो उस जिप फाइल से मैंने कॉपी की। पहला काम हो चुका है गाइस। इस फर्स्ट काम को करने के बाद दूसरा काम अब वो आपको बता रहा है फाइल के अंदर अगेन। वो कह रहा है कि आपने जो फाइलें कॉपी करी हैं उन फाइलों के अंदर फाइल है जिसका नाम है क्या, config.dist.php। कह रहा है इसको रीनेम कर दो इस नाम से। किस नाम से कर दो? config.php से। क्या कर दो? यानी इस फाइल के अंदर पहले से लिखा हुआ -dist लिखा हुआ फाइल के नाम में, ये कह रहा है इसे बदल दो। किस नाम से बदल दो? केवल config.php से कर दो। दूसरी चीज वो आपको बता रहा है कि एक एडमिन फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर भी इसी नाम की एक फाइल होगी, उसका भी नाम config.php कर दो। तो भाई अगर वो आपसे कह रहा है तो इसकी बात को फॉलो करो। तो भाई जरा गौर से देखिए आप लोग, क्या आप लोगों को यहाँ पे कोई ऐसी फाइल यहाँ पे नजर आ रही है जो config.dist.php के नाम से हो, सॉरी config-dist.php के नाम से हो? ये रही। आपको बस करना है क्या, आपको बस रीनेम करना है। रीनेम में क्या करना है, सिर्फ ये -dist हटाना है। तो मैं यहाँ पे -dist को हटा देता हूँ। सिर्फ -dist को मैंने यहाँ से हटा दिया तो इसका नाम केवल कर दिया config.php। चलिए जी, ये नाम कर दिया। फिर ये कह रहा है कि एडमिन फोल्डर में जाओ। अब एडमिन फोल्डर में आने के बाद भी एक फाइल यहाँ पे हमें नजर आती है जिसका नाम क्या है, config.dist.php है। तो इसका भी नाम चेंज करके हमें क्या करना है, .php करना है। एक्चुअली कन्फिग्रेशन फाइल सही है। क्या है? कन्फिग्रेशन फाइल्स। जब आप प्रॉपरली अपने ओपन कार्ड को इंस्टॉल करोगे तो इन फाइलों के अंदर चेंजेस होंगे। अभी ये फाइल ब्लैंक्स हैं। अगर आप इस फाइल को ओपन करके देखें राइट नाउ ये फाइल ब्लैंक है। इवन जो आपने अभी पहले जो फाइल चेंज करी है जिसका नाम चेंज करा है, आप अगर उसको ओपन कर अभी भी ये ब्लैंक है। लेकिन जैसे जैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू होगा इन फाइल के अंदर ही कन्फिग्रेशन डिटेल्स आ जाएंगी। तो भाई ये वाला काम भी मैंने कर दिया। अब दूसरा जरूरी काम क्या करना है गाइस, आपने अपना काम कर दिया। कौन सा काम कर दिया आपने? आपने अपना काम कर दिया किस चीज का, जो दो काम उसने बताए थे आपको। यानी ऑफलाइन मोड के लिए पहले मैंने काम क्या करा, वेब सर्वर इंस्टॉल कर लिया। दूसरा मैंने क्या काम करा, अब मैं ओपन कार्ड के सेटअप में जा रहा हूं और ओपन कार्ड के सेटअप में दो काम होने थे। क्या क्या काम होना था कि ओपन कार्ड के अंदर अपलोड फोल्डर जो था, कॉपी ऑल डेटा फ्रॉम अपलोड फोल्डर इनटू www डायरेक्टरी फोल्डर, वो कर दिया। दूसरा काम इसने क्या बोला कि config.dist.php को रीनेम करो। क्या करो? रीनेम करो। किस में रीनेम करो? config.php में। और इसी में इसने मुझे बोला कि एडमिन फोल्डर के अंदर भी एक फाइल है जिसका नाम क्या है, config.dist.php।
इसने इसे भी रीनेम करवाया, किस में रीनेम करवाया, इसे भी रीनेम करवाया किसके अंदर, config.php में। अब तीसरा जो जरूरी काम है वो क्या करना है आपको, तीसरा जरूरी काम ये है कि आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है। क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है, क्योंकि जब तक आप डेटाबेस क्रिएट नहीं करोगे ओपन कार्ट के इंस्टॉलेशन के दौरान जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी, जो क्रिएट होगी सेटअप से, वो इन्फॉर्मेशन कहीं स्टोर नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए करना ये होगा कि हम वापस चलेंगे अपने वेब सर्वर के पेज पे, और वेब सर्वर के पेज पे जाने के बाद यहाँ पे कहीं पे नीचे आकर हमें मिलेगा PHP माई एडमिन का ऑप्शन, जो आप सभी को नजर आ रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे जिन्होंने इसे यूज़ करा हो, बट कुछ नहीं होंगे, तो मैं सबको ध्यान रख के इसके बारे में बता रहा हूँ कि PHP माई एडमिन आपको सर्विस देता है डेटाबेसेस बनाने की, डेटाबेसेस को देखने की, उनमें काइंड ऑफ चेंजेस करने की। तो जब हम PHP में काम करते हैं, जब हम वर्डप्रेस में काम करते हैं, जब हम ओपन कार्ट में काम करते हैं, तब हमें PHP माई एडमिन के अंदर अपने डेटाबेसेस क्रिएशन करनी होती है। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप पहली बार जाते हैं कहाँ पे, PHP माई एडमिन पे, तो PHP माई एडमिन के अंदर यहाँ पे वो आपसे यूज़र नेम पूछेगा, और वेब सर्वर के अंदर यूज़र नेम हमेशा क्या होता है, रूट होता है। क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट यूज़र नेम हमेशा रूट ही होता है। आपको रूट लिखना है स्मॉल में या कैपिटल में, जैसे मर्जी आपकी, वैसे बाय डिफॉल्ट स्मॉल लिखें तो बेहतर है। पासवर्ड ये पूछ रहा है लेकिन इसका कोई पासवर्ड नहीं होता, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, गो पे क्लिक। ध्यान से सुन लीजिए, आपके PHP माई एडमिन का यूजर नेम रूट है और पासवर्ड कुछ भी नहीं है। नीचे यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, वो सर्वर चूज करने के लिए, डेटाबेस सर्वर चूज करने के लिए MySQL का, MariaDB का। हमें यहाँ पे चूज रखना है बाय डिफॉल्ट किसको, MySQL को, और यहाँ पे जाके हम गो पे क्लिक करेंगे। अब इस गो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका डैशबोर्ड ओपन होगा। ये इसका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, और इसके डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। स्क्रीन को जूम करिएगा आप लोग, दिखाई देगा आपको एक न्यू का ऑप्शन नजर आएगा, जिससे आप न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो मैं इस न्यू पे क्लिक करता हूं और क्रिएट डेटाबेस में जाकर एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूं, जिसका नाम रख देता हूं ओपन कार्ट डेमो। यानी इस नाम से एक डेटाबेस जनरेट हो रहा है ओपन कार्ट डेमो के नाम से, और हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट पे क्लिक। तो जैसे हमने क्रिएट पे क्लिक करा, हमारा डेटाबेस तैयार हो चुका, और अभी हमें बता रहा है कि भाई आपके डेटाबेस में अभी कोई टेबल नहीं है, तो टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो हमें अभी फिलहाल कुछ नहीं करना, हमें केवल डेटाबेस बनाना था। तो हमने अपने काम के लिए क्या क्या कर लिया, हमें अपने काम के लिए हमने ये करा कि डेटाबेस क्रिएशन करी, जिसमें क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है कि डेटाबेस यूजर नेम जो है वो क्या है, वो है रूट। डेटाबेस यूजर पासवर्ड क्या है, पासवर्ड यानी डेटाबेस का पासवर्ड, आपका नहीं, PHP माई एडमिन। कंफ्यूज ना हो Blank. तो, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PHP माई एडमिन का यूजर नेम, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे PHP माई एडमिन का पासवर्ड, जो वो क्या है, वो ब्लैंक है, तो ब्लैंक को इस तरह लिख के छोड़ देते हैं। तीसरी बात ये, आपका डेटाबेस क्या है, डेटाबेस नेम क्या है, योर डेटाबेस नेम। तो आपका डेटाबेस नेम लिखा है आपने क्या, ओपन कार्ट डेमो। ये बेसिक बात आपको पता लग गई। अब आपका काम क्या होगा गाइस, अब आपका काम ये है कि आप चले जाओ वापस से ब्राउजर पे, और यहां जाने के बाद नए टैब पे लिखो लोकल होस्ट। क्या लिखेंगे, एक न्यू टैब ओपन करो, उस न्यू टैब में लिख दो लोकल होस्ट, और जरा नीचे आ जाओ योर प्रोजेक्ट्स में, योर प्रोजेक्ट्स में, और योर प्रोजेक्ट्स में आके देखिए क्या ओपन कार्ट नाम का आपको आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, कहीं पे भी लिखा हुआ। मुझे यहाँ पे ओपन कार्ट का एक प्रोजेक्ट नेम नजर आ रहा है। अब आपको करना ये है कि आपको लोकल होस्ट के आगे स्लैश देना है, और स्लैश के बाद आपको लिखना है ओपन कार्ट, क्या लिखना है, ओपन कार्ट, और एंटर हिट करना है। सॉरी, ओपन कार्ट डेमो नाम का मेरा फोल्डर है,
तो ओपन कार्ड डेमो लिखना है। तो जब हम यहाँ पे ओपन कार्ड डेमो लिखना है तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये बता रहा है क्या, नॉट फाउंड। तो एक काम करते हैं, अगर ये हमें इस तरह के एरर दे रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपलोड। तो बेटा एक्चुअली मुझसे मिस्टेक जो हुई थी वो क्या हो गई, क्योंकि मैंने डेटाबेस का नाम अभी यहाँ पे ओपन कार्ड डेमो दे दिया था तो मैंने वही नाम वहाँ पे लिख दिया, जबकि मैंने जो फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ जो फोल्डर बनाया हुआ है उस फोल्डर का नाम रखा ओपन कार्ड डेमो 1। तो आपको क्या लिखना था, लोकल होस्ट स्लैश ओपन कार्ड डेमो 1, यानी जैसा नाम यहाँ लिखा गया है वही नाम आपको लोकल होस्ट स्लैश के बाद लिखना है। ठीक है, तो हमारा अगला स्टेप क्या बता रहा है हमें, हमारा अगला स्टेप हमें ये बता रहा है कि अब आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे कि आप लोकल होस्ट लिखेंगे, स्लैश देंगे और स्लैश के बाद आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है ओपन कार्ड डेमो 1, ये लिखना है मुझे। कहाँ लिखना है ये मुझे लिखना है एड्रेस बार में। कहाँ पे लिखना है, एड्रेस बार में। किसके एड्रेस बार में, वेब ब्राउज़र के। तो जैसे मैंने एड्रेस बार में लिखा, यहाँ पे एक पेज आ गया, आप लोग देख सकते हैं ये इंस्टॉलेशन का पेज आ रहा है जिसमें अभी मुझे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ लिखा आ रहा है 1/4, यानी अभी मैं पहले स्टेप पर हूँ। जिस पहले स्टेप के अंदर वो मुझसे परमिशन अलाउ करवाएगा, मुझसे लाइसेंस को कंटिन्यू करवाएगा, यानी लाइसेंस के ऊपर एग्रीमेंट करवाएगा। तो चलो भाई पहले तो लाइसेंस को एग्री करते थे, जिसमें सिंपल आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं प्री इंस्टॉलेशंस, यानी कुछ चीज़ों की हम यहाँ पे वेरिफिकेशंस होनी है। जब ये वेरिफिकेशंस कंप्लीट हो जाएंगी तो आप आगे बढ़ सकते हो। और अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हमारे लिए कुछ चीज़ों को कन्फिगर कर रहा है। जब इसने कन्फिगर करा, इसने अपने हिसाब से सारी चीज़ें सही मांगी, यानी ओपन कार्ड कह रहा है कि इंस्टॉल करने से पहले ये चीज़ें होनी चाहिए। तो सभी स्टेटस के ऊपर ओपन कार्ड आपको क्या शो कर रहा है, एक ग्रीन साइन। इस ग्रीन साइन का मतलब क्या है, इस ग्रीन साइन का मतलब है एवरीथिंग इज ओके, यानी आपने PHP वर्जन भी सही यूज़ करना है जो रिक्वायर्ड है। ग्लोबल रजिस्टर्स का ऑप्शन करंट ऑफ है और रिक्वायर्ड भी ऑफ होना चाहिए, यानी होना भी ऑफ चाहिए। नीचे आते थोड़ा सा और अब यहाँ पर आके देखते हैं। अब यहाँ पे आके वो आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे भी दूसरी इंफॉर्मेशन को वो क्या बता रहा है, स्टेटस सही बता रहा है। अब थोड़ा सा नीचे आते, थोड़ा सा नीचे आने पे वो आपसे कुछ चीज़ों के बारे में शायद कह रहा होगा, या वो कुछ चीज़ें आपने पहले ही ठीक कर दी होंगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है डेमो ओपन कार्ड डेमो 1, उसमें आप पहले से ही काम कर चुके हैं। वो क्या काम कर चुके हैं, config.php में चेंज कर चुके हैं। दूसरा, आप एडमिन के अंदर भी जो config.php वो भी कर चुके हैं। अगर आपने पहले ही काम नहीं किया होता तो यहाँ जो स्टेटस है वो राइटेबल नहीं होता। क्या नहीं होता, जो स्टेटस यहाँ पे आ रहा है वो स्टेटस आपका यहाँ पे राइटेबल शो नहीं होता। लेकिन क्योंकि मैंने अभी इंस्टॉलेशन फाइल फॉलो की थी तो उसमें लिखा हुआ था तो मैंने उसको फॉलो कर लिया। फिर थोड़ा और नीचे आते हैं, बाकी चीज़ें भी दिखा रहा है कि राइटेबल है, यानी ये ग्रीन कलर में राइटेबल लिखा हुआ आ रहा है। दैट मीन्स ऑल आर ओके, दैट मीन्स ऑल आर ओके। देन उसके बाद अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक। तो अब आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब वो आपसे पूछ रहा है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। यानी सबसे पहले आप नीचे आइए, नीचे आके जो ज़रूरी काम आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेटाबेस यूजर नेम लिखा हुआ गाइस, यहाँ पे ऑलरेडी कई सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। जैसे आपका लोकल होस्ट लिखा हुआ रहा है, होस्ट नेम में, यूजर नेम में रूट लिखा हुआ रहा है, पासवर्ड कुछ भी नहीं आ रहा। बस आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है आपको डेटाबेस का नाम। तो क्या है भाई हमारे डेटाबेस का नाम, ओपन कार्ड डेमो। क्या यही हमने यहाँ पे बनाया है, देख लीजिए एक बार, क्या यही हमने यहाँ पे बनाया है ओपन कार्ड डेमो, ये रहा। तो यस, हमने इसी नाम से बनाया। तो यही नाम आप डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में डेटाबेस का दे देंगे, दे दिया आपने। उसके बाद फिलहाल अभी आपको राइट नाउ कोई खास चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ डाल दीजिए जो डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए। जब आप नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद वो आपसे कुछ और फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगता है कि प्लीज़ एंटर अ यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, क्योंकि वो आपको एक नया यूज़र ग्रुप में क्रिएट करेगा जिसमें बाय डिफॉल्ट यूज़र का नाम क्या दे रखा है, एडमिन। आप चाहो तो एडमिन की जगह यहाँ पे कर सकते हो सलमान, जैसे मैं अपना नाम लिखूँ सलमान, पासवर्ड में कर देता हूँ सलमान, ईमेल आईडी में सपोज मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ मोहम्मद सलमान। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा कंटिन्यू। और जब ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी रेक्टिफाइड हो जाएगी, कन्फिगर हो जाएगी,
तो मेरे सामने फिर आएंगे आगे और भी स्टेप्स। हो सकता है डायरेक्ट मेरे सामने डैशबोर्ड ओपन होके आ जाए। तो गाइज यहाँ पे मैं फोर्थ स्टेप पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे मैं फोर्थ स्टेप पे आ चुका हूँ। फोर्थ स्टेप में लिखा हुआ इंस्टॉलेशन कंप्लीट, रेडी टू स्टार्ट सेलिंग। यानी पहली क्लास के अंदर ही हमने जान लिया कि ओपन कार्ट की इंस्टॉलेशन करनी कैसे है। और आप देखिए कोई खास गलती नहीं हुई है हमसे करने में, सिर्फ एक डेटाबेस, एक मेरे प्रोजेक्ट के नाम में गलती की थी कि वहाँ पे 1 लगाना में मुझे ध्यान नहीं रहा। बस वो आपको एक वार्निंग दे रहा है, एक एरर दे रहा है। एरर किस चीज़ की दे रहा है? डोंट फॉरगेट टू डिलीट योर इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। यानी अभी हमसे एक काम और ये करवाएगा कि हमारी जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी होती है वो कहता है कि उसको कहीं और जाके रखो, उसे वहाँ से डिलीट करो। इंस्टॉलेशन फाइल को वहाँ पे मत रखो जिसमें सारी इंस्टॉलेशन की जानकारी है। तो वो आपसे कह रहा है बस आप अपने प्रोजेक्ट में से उस इंस्टॉलेशन फाइल को हटा दो, उस इंस्टॉलेशन फोल्डर को हटा दो। तो चलो वो तो बात की बात है। अब यहाँ पे गाइस नीचे आते हैं, थोड़ा सा एक जगह यहाँ पे कार्ड का सिंबल बना है, एक जगह यहाँ पे सेटिंग का सिंबल बना हुआ है। तो अगर हम कार्ड वाले सिंबल के नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ मिलता है गो टू योर ऑनलाइन शॉप। यानी अगर मैं इस पे जाता हूँ तो इस पे जाकर मुझे क्या मिलेगा? मेरी शॉप में मुझे मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो काफ़ी हद तक पहले से बनाया होगा डमी डिटेल्स के साथ। देखते हैं ज़रा क्लिक करके, यहाँ लिखा आ रहा है योर स्टोर। मैं स्टेप पे जाता हूँ, तो जैसे मैं स्टेप पे आगे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद मुझे मेरा यहाँ पे एक क्या नज़र आने वाला है? एक स्टोर नज़र आने वाला है। तो देखिए गाइस ये मेरा स्टोर यहाँ पे ओपन हो गया लाइक दिस। सर आपकी स्क्रीन है ना पॉज हो गई है। ये मेरा यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर ओपन हो गया है। अभी इसमें यहाँ पे ओपन कार्ड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे पहले से मेन्यू बार बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे पहले से प्राइस सेक्शन बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे पहले से एक स्लाइडर बना हुआ आ रहा है, कुछ प्रोडक्ट की इमेजेस बनी हुई आ रही हैं कि अगर किसी बंदे को वो प्रोडक्ट खरीदना है तो वो बंदा क्या करेगा। जैसे आईफोन का प्रोडक्ट अगर मुझे परचेस करना है, मैं इस प्रोडक्ट पर जाके क्लिक करूँगा तो क्लिक करते ही इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस, इसकी प्राइजेस, ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन मेरे सामने यहाँ पे सारा का सारा ओपन हो जाएगा। तो देखिए पेज मेरा लोड हो रहा है और पेज लोड होते ही मेरे सामने यहाँ पे मेरे मोबाइल की इमेज भी नज़र आ रही है जिसे मैं स्लाइडर टू स्लाइडर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे इस आईफोन की कॉस्टिंग लिखी हुई आ रही है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग जो होती है वो डॉलर सेटिंग होती है अमेरिकन करेंसी में, जिसे इन फ्यूचर हम चेंज करेंगे। और अगर मुझे रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए तो नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। और अगर मैं इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर सकता हूँ। क्लिक करने के बाद वो बता रहा है कि सक्सेस, क्या लिखा हुआ रहा है यहाँ पे? सक्सेस, यू हैव एडेड आईफोन टू योर शॉपिंग कार्ट। यहाँ लिखा हुआ चुका है सक्सेस यू हैव एडेड आईफोन टू योर ओपन। और अगर आप देखें तो ऊपर ये बटन बना हुआ है ब्लैक कलर का, इस पे एक कार्ड की इमेज बनी हुई है, लिखा रहा है 1 आइटम और 1 आइटम का प्राइस लिखा हुआ है। अगर हम इस कार्ड के ऑप्शन पे जाते हैं, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बता देगा कि भाई आपका जो सब टोटल, आपका जो प्राइस का टोटलिंग आ रहा है वो कुछ ऐसे ऐसे आ रहा है और आप चेकआउट कर सकते हो। चेकआउट का मतलब ये होगा कि यू वांट टू बाय दिस मोबाइल फ्रॉम द स्टोर। और अब आप यहाँ पर आके चेकआउट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आप एक नए कस्टमर हैं, आप गेस्ट चेकआउट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप रजिस्टर करना चाहते हैं अपने अकाउंट को या गेस्ट चेकिंग करना चाहते हैं, वो बाकी सारी चीज़ें फिर यहाँ पर हैं। फिर जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास अकाउंट्स एंड बिलिंग का सेक्शन। जब उस प्रोसेस को पूरा करेंगे तो हमारे सामने आएगा डिलीवरी डिटेल्स, फिर डिलीवरी मेथड्स, पेमेंट्स वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब तब होगा जब हम सामान को खरीदेंगे। और अगर हमें सामान को नहीं खरीदना है तो वापस जाकर हम क्लोज भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, तो हमारा कार्ट फिर से क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा, जो कि ये हो चुका है। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हम वापस अपने होम पेज पर आ जाएंगे। वहीं दूसरा जो पेज था या दूसरा जो ऑप्शन था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन का। तो हम यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन पे जाते हैं तो हमारे सामने जो पेज ओपन होता है अब वो कुछ इस तरह का पेज होता है। ये है हमारा ओपन कार्ट लॉगिन पेज, जिसके द्वारा हम अपने ओपन कार्ट स्टोर में लॉगिन करेंगे। और इसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे लिखना है यहाँ पे सलमान, मुझे यहाँ पे लिखना है सलमान, क्योंकि दोनों मैंने सलमान सलमान ही लिखा, और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जब आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका डैशबोर्ड आएगा, लेकिन उससे पहले एक सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आ चुकी है। और सिक्योरिटी नोटिफिकेशन यही आ रही है कि भाई अपनी स्टोरेज डायरेक्टरी को मूव करो। जब आप लोग भी
अपने लोकल सिस्टम पे या अपने ऑनलाइन सर्वर पे भी ओपन कार्ड को इंस्टॉल करोगे तो ये नोटिफिकेशन आएगी। और इस नोटिफिकेशन में आपको करना क्या है, जब ये आपसे कह रहा है कि स्टोरेज डायरेक्टरी को मूव करो, तो यहाँ पे मूव करने के दो तरीके होंगे, एक मैनुअल का तरीका होगा, एक ऑटोमेटिक का तरीका होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चाहूँ तो ऑटोमेटिकली मूव कर सकता हूँ, या फिर चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, मैं खुद अपनी लोकेशन डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पे मेरी लोकेशन गिवन है, तो 3 जगहों तो वॉर्न कर रहा है ये कि 3 लोकेशन ले सकते हैं। एक कह रहा है कि ये वाली लोकेशन ले सकते हो। कौन सी वाली लोकेशन लेना चाहता हूँ मैं, वैम 64 वाली लोकेशन। और यहाँ पे मैं अपने स्टोरेज फोल्डर का, स्टोरेज डायरेक्टरी का नाम क्या कर देता हूँ, डेमो डायरेक्टरी कर देता हूँ, या डेमो स्टोरेज कर देता हूँ, या स्टोरेज डेमो कर देता हूँ। कुछ इस तरह से एक नाम दे देता हूँ जिससे मैं बाद में इसको रिकॉग्नाइज करूँ कि मेरे ओपन कार्ड प्रोजेक्ट का जो स्टोरेज फोल्डर है वो ये इस नाम से, किस नाम से, स्टोरेज डेमो। और यहाँ ये कहाँ पे मूव होने वाला है, इस नाम से ये सी ड्राइव के अंदर मूव होने वाला है, सी ड्राइव के अंदर वैम 64 फोल्डर में। तो बस आप यहाँ पे मूव कर दीजिए, आपकी वार्निंग चली जाएगी। जैसे ही डेटा मूव हो जाएगा तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे इस चीज़ के लिए कि ये हमारे डेटा को मूव कर रहा है। ये प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम नहीं, ये तरीका जो है आपको ऑफलाइन इंस्टॉलेशन में और ऑनलाइन इंस्टॉलेशन सभी में मिलेगा। ये तरीका चेंज नहीं होने वाला आप लोगों का। और देखिए अभी हो चुका है चेंज, तो यहाँ लिखा हुआ चुका सक्सेस यू हैव मॉडिफाइड, यानी आपने अपनी लोकेशन को, स्टोरेज लोकेशन को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब ज़रूरी बात क्या है, ज़रूरी बात यह है कि पहले तो चलो इसे क्लोज कर देता हूँ, क्लोज करके आपको आपका डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। तो गाइज आप लोगों को आपका डैशबोर्ड इस तरह से नजर आएगा ओपन कार्ड का। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन ड्यू, ये डिफॉल्ट नेम होता है जिसे हम बाद में अपना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन हैं, और ये डैशबोर्ड है जिस डैशबोर्ड के अंदर आपको कई तरह की आगे चल के जानकारियाँ अपडेट मिलेंगी। जब आपका सामान खरीदा जाएगा, कस्टमर्स क्रिएट होंगे, सप्लायर्स बनेंगे, ऑर्डर्स जनरेट होंगे, वगैरह वगैरह। अदरवाइज अभी यहाँ पे हर जानकारी यहाँ पे आपको नजर आएगी 00 की फॉर्म में। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, कैटलॉग ऑप्शन, एक्सटेंशन ऑप्शन, डिज़ाइन ऑप्शन, सेल्स, कस्टमर, मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। और अब आते हैं ज़रा उस फोल्डर में जिस फोल्डर की मुझे बात करनी है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ वापस अपने ओपन कार्ड डेमो 1 नाम के फोल्डर में। और इस फोल्डर के अंदर अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फाइल बनाई थी जिसका नाम हम फाइल रीनेम की थी config.php। अब उस config.php में अगर मैं ओपन करूँ से जाके, तो पहले तो वो ब्लैंक फाइल थी, लेकिन अब अगर देखूँ तो अब मैं देखता हूँ कि क्या उस फाइल में कोई ब्लैंक इन्फॉर्मेशन है या उसमें कुछ डेटा मेंटेन्ड है। तो आप ज़रा गौर कीजिए, अब ये फाइल ब्लैंक नहीं है। अब इस फाइल के अंदर क्या आ चुकी है, इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पे आपको आपके डेटाबेस का नाम भी मिल रहा है, यहाँ पे आपकी जो डेटाबेस इन्फॉर्मेशन है वो भी आ रही है, प्लस इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये भी स्टोर्ड है। दूसरी बात, अगर आप एडमिन फोल्डर में जाते हैं तो एडमिन फोल्डर में भी आपकी config.php, आप अगर उसमें जाते हैं तो आप देखें उसमें भी, इवन उसमें भी आपका कुछ ना कुछ कंटेंट अपडेट हुआ है। तो फिलहाल इसने अपडेट कैसे करा ये सरदर्दी हमारी नहीं है, इसने इस इंफॉर्मेशन को की है, अभी इन चीज़ों को जानना नहीं है। लेकिन पहला काम क्या है, इंस्टॉलेशंस। तीसरी बात ये कि आपने www फोल्डर के अंदर यानी वैम 64 फोल्डर्स के अंदर एक स्टोरेज फोल्डर मूव करा था जिसका नाम रखा था आपने स्टोरेज डेमो। तो ये रहा आपका वो स्टोरेज डेमो। अगर आप इस फोल्डर में जाते हैं तो इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होंगी जो आप अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करेंगे, यानी इस प्रोजेक्ट में जो जानकारियां आप डालोगे उस जानकारियों को वो यहाँ पे मेंटेन करेगा। अगली बात, आपने अपना डेटाबेस बनाया था गाइस, अभी ये दिखा रहा है क्या, नो टेबल्स। एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर दीजिए तो देखिए कि आपके डेटाबेस में नो टेबल्स हैं, यानी कोई भी टेबल नहीं है, या टेबल्स बहुत सारी हैं। कितनी टेबल्स दिखा रहा है बेटा आपको ये, सर 66 टेबल्स दिखा रहा है। अच्छा भाई एक काम करते हैं, ज़रा 66 टेबल्स दिखा रहा है। एक बार दोबारा से मैं जाऊंगा अपने पेज पे और 66 टेबल्स नहीं होंगी। एक मिनट, यहाँ पे ओपन कार्ड देखते हैं भाई, ओपन कार्ड कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा ओपन कार्ड डेमो। यहाँ पे चलते हैं वापस, ये है आपकी टेबल, सॉरी, जिसमें ओसी लिखा हुआ है, ओसी 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 ओसी। ये ओसी इस बात की पहचान के लिए ओपन कार्ड की सारी टेबल्स हैं।
तो जितनी भी टेबल बनी है उनसे पहले OC नाम का प्रीफिक्स ऐड हो चुका है, और ये कमबक जो अभी टेबल्स हमें नज़र आ रही हैं ये मुझे 66 से ज़्यादा लग रही हैं माशाल्लाह से। तो भाई कितनी टेबल्स बन चुकी हैं? 136 136 टेबल्स, बिल्कुल सही। तो देखिए गाइस, इतना सा काम करा है, सिंपल सिंपल हमने स्टेप्स फॉलो करें इंस्टॉलेशन के, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या क्या चेंजेस नजर आए, हमारे डेटाबेस में क्या क्या चेंजेस नजर आए। तो ये सारे पार्ट्स हैं ओपन कार्ड को यूज़ करने के लिए। जब तक आप इसको यूज़ करेंगे नहीं, आपका ओपन कार्ड का काम शुरू नहीं होगा, आगे चल के आप ओपन कार्ड में दोबारा नहीं जा सकते। तो नेक्स्ट डे सपोज करो आप आते हो, नेक्स्ट डे आके आपको अपने ओपन कार्ड में आगे चल के काम करना है, तो उस काम को करने का तरीका क्या होगा वो भी जान लेते हैं। यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन है, लॉग आउट करने का, लॉग आउट हो जाते हैं। ये बाहर आते हैं, यहाँ से बाहर आते हैं, यहाँ से बाहर आते हैं, ये भी बंद करते हैं, इवन ये भी बंद करते हैं। मान के चलिए आप नेक्स्ट डे आते हैं, तो नेक्स्ट डे आने के बाद आपको सबसे पहले तो वेब सर्वर ही ओपन करना है। क्या? सबसे पहले आपको वेब सर्वर को एक्टिवेट करना है, फिर आपको अपने लोकल होस्ट पे जाना है, फिर लोकल होस्ट पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। तो आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ओपन कार्ड डेमो 1, और एंटर हिट करना है। देखते हैं एंटर हिट करने के बाद कि आपका स्टोर ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। यस, डेफिनेटली हो रहा है। और अगर यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, क्या करना है आपको? अगर आपको यहाँ पे लॉगिन करना है तो यहाँ पे इस साइड पे लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है, आप लॉगिन पे जाइए, और लॉगिन पे जाने के बाद आप यहाँ पे दे रखा है रिटर्निंग कस्टमर, यहाँ पे दे रखा है न्यू कस्टमर, यहाँ पे दे रखा है रजिस्टर्ड, यहाँ पे दे रखा है माई अकाउंट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो ये जो रिटर्निंग कस्टमर है ये आपके लिए नहीं है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से लॉगिन नहीं कर सकता। यहाँ से लॉगिन कौन कर सकता है? जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो यहाँ आके लॉगिन भी कर सकता है और या साइन अप भी कर सकता है, या एक नया अकाउंट क्रिएट भी कर सकता है। तो बेटे आज की क्लास में हम पहले इतनी बातों को डिस्कस करेंगे, इसके बाद की जो और डिटेल्स होंगी कि हम लॉगिन कैसे करेंगे, बाकी चीज़ें कैसे करेंगे, इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।